ठीक है। अच्छा गालिब भाई, एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ जी, पूछें। इट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ में ना, मैं एक वीडियो देख रहा था कि प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स तो बन गए नेचुरली, मतलब उसको तो हमने लैब में देख लिया कि वो किस तरह बन जाते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर और सर्फ। तो मैं इतना बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, अगर कोई चीज़ बीच में हो तो मुझे लाजमी बताइएगा आप। तो मैंने वो वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो बता रहा था कि 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं, वो जब एक दूसरे के साथ उनका मतलब उनको जोड़ना और जोड़ के एक प्रोटीन बनाना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब 150 प्रोटीन्स चाहिए होते हैं एक सिंगल लाइफ वाला प्रोटीन बनाने के लिए। उस 150 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं एक सिंगल लाइफ वाला प्रोटीन बनाने के लिए। और उसका चांस 1 आउट ऑफ 10 164 जो है वो उसके चांसेस होते हैं उसको बनाने में। तो वो बता रहे थे कि इट्स लाइक कि अगर एक बार अमीबा को आप स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो अब सारे एटम्स को लेके जाता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो उसको तकरीबन 56 मिलियन टाइम्स ये चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरे सोलर सिस्टम के एटम्स को भाई लेके जाएगा तब। आपने किधर पढ़ा है ये? मैंने पढ़ा है, मैं एक वीडियो देख रहा था। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी के लिहाज से ये बात ठीक कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई और देना चाहता है तो वो दे ले, अदरवाइज मैं इनको जो है चलें दें आप जवाब। ठीक है यार। देखें ये जो नहीं स्टैटिस्टिक्स डाली भाई आप बात करें, आप ठीक कह रहे हैं। सॉरी एमएचएस। यार देख लो जहाँ उंगल तो सी ना आसिम भाई मैनू करा रहे हैं, बस ठीक है, मर्जी है यार। डॉक्टर साहब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करें प्लीज। ओ अच्छा सर, मैं जगह तो ना ही लिया, मैं कह रहा मेरे सिर 'ਚ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ अच्छा तो नहीं नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। सर बुढ़ी करना ना होवे ते बंदा उंगल जेड़ा तो ना उंगल ही है। मौजा ही मौजा। अच्छा जी, वैसे वो भी मेरी ओनू केड़ा पंजाबी आंदी। तो अच्छा जी, उसमें देखें जी ये प्रोबेबिलिटी की जो बात है ना, ये गलत तरीके को, गलत चीज़ को गलत चीज़ पे कोट कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि एक बंदे का लॉटरी जीतने का अमेरिका में प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है 1 इन 30 करोड़। ठीक है? अब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिन्होंने 2 दफ़ा लॉटरी जीती होती है। उसके बारे में ये न्यूज़ चैनल वाले बड़ा बोल रहे होते हैं कि जी इसकी तो प्रोबेबिलिटी है 1:30 करोड़ टू द पावर ऑफ 30 करोड़, कि ये तो जी जनाब बड़ा ही कोई अनलाइकली इवेंट हो गया है। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी दूसरे बंदे ने तो जीतनी ही है ना लॉटरी, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बुरी नहीं है। ये जो प्रोटीन वाली बात करते हैं ना, बेसिकली प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का ही एक मजमूहा है, ठीक है? उसको जब आप एक लाइन में उसको अरेंज करते हैं एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर, तो आपको एक प्रोटीन मिल जाती है। और बिल्कुल। उसके बाद फिर वो अपने ऊपर फ़ोल्ड होता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं एक लाइन में। फिर वो अपने ऊपर फ़ोल्ड होता है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो फिर फ़ोल्ड होता है, तो उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। पेप्टाइड चेंज। पेप्टाइड चेंज, बिल्कुल। और ये ज़िंदगी जो है ना, वो बड़ी ही बेसिक उस पे, और ये खूबसूरती है उसकी, जो सिंप्लिसिटी है ना, वो उसकी बड़ी खूबसूरती है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अब होता क्या है कि आप ये जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ये रैंडमली तो मिल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मिल के टूट जाते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे से मिलता है और एक प्रोटीन बनती है, पेप्टाइड बनता है, जो कि ऑर्गेनिज्म को कुछ सर्वाइवल दे देता है दूसरे के ऊपर। ठीक है, मैं भी इस पे भी आऊंगा कि लाइफ शुरू किस तरह हुई थी। वो सर्वाइवल दे देता है, दूसरे सर्वाइवल एडवांटेज दे देता है एक ऑर्गेनिज्म को। इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हीमोग्लोबिन एक केमिकल है जो कि ऑक्सीजन आपके जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब हीमोग्लोबिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन खुद से ऐसे नहीं बना। अगर आप हीमोग्लोबिन आपने डिनोवो बनाना है ना, तब आपको अमीबा लेके, डिनोवो का मतलब यानी फ्रॉम स्क्रैच, तो उसमें आपको फिर अमीबा को लेके उसको छोड़ना पड़ेगा यूनिवर्स में कि जब आप उत्तर फिर या मिराज मिराज से हुआ 56 मिलियन टाइम्स, फिर ही हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन आप हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं बनाते, आप एक छोटा सा केमिकल बनाते हैं, छोटा सा केमिकल जो कि ऑक्सीजन जो है, जिसके अंदर कैरिंग की थोड़ी सी कैपेसिटी होती है कंपेयर टू एक ऐसे केमिकल के जिसके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद वो जो चीज़ है ना, वो जो प्रोटीन है, वो सर्वाइवल बेनिफिट देता है उस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर वो प्रोटीन है। और फिर इसी तरह हज़ारों लाखों जनरेशन जब गुजरती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन आती है, और उस डायरेक्शन में मॉडिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है जिस डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी मिल रही होती है, जिसमें वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का भी जो स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है। अगर आप वो इसको जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप न्यूक्लिक एसिड्स को अब मिला के उनके अंदर से वो अल्ट्रावायलेट रेज गुजारें, सारा कुछ करें, तो आपको अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। लेकिन उसी प्रोसेस को आप फिर करोड़ों अरबों साल तक होने दें, अरबों भी नहीं, करोड़ों साल तक आपको प्रोटीन मिल जाते हैं।
और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की शक्ल में इसकी एविडेंस मौजूद है। आपका जो डीएनए है हमारे पास उसकी शक्ल में इसकी एविडेंस है कि पहले, क्योंकि डीएनए बनाने के लिए आरएनए चाहिए होता है, मजे की बात बताऊं, और आरएनए बनाने के लिए आपको को डीएनए चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ग्रिडलॉक था साइंस के पास। लेकिन फिर उन्होंने इसको भी सॉल्व कर लिया कि जो आरएनए है वो बजाते खुद एक प्रोटीन के तौर पे भी काम कर सकता है। तो एक्चुअली लाइफ डीएनए से भी स्टार्ट नहीं हुई थी, लाइफ आरएनए से स्टार्ट हुई थी अभी तक की जो पोटेंट थ्योरी है। और फिर क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं होता तो फिर वहां से डीएनए वाली लाइफ फॉर्म जो है वो ज्यादा प्रेफर हुई कंपेयर टू आरएनए वाली लाइफ फॉर्म्स के। और आरएनए वो एंजाइम भी होता है वो आगे से डीएनए भी बना सकता है। तो ये इसका आंसर है। आई होप दैट हेल्प्स। और दूसरी बात ये है कि जो जितने भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ये लोग प्रोबेबिलिटी देते हैं वो बिल्कुल ही गलत होती है। क्यों? वो प्रोबेबिलिटी देते हैं आज की ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट वहां होती है जहां पे फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। आज जमीन पे पानी में भी और एयर में भी दोनों जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है, मगर जिस एनवायरनमेंट में लाइफ स्टार्ट हुई थी वो ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट नहीं थी, वो रिडक्शन एनवायरनमेंट थी जिसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, ज्यादा वो सल्फर बेस्ड और फास्फोरस बेस्ड जो है ना वो सल्फर बेस्ड खास तौर पे एनवायरनमेंट थी जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या होता है सल्फ्यूरिक गैसेज और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा मौजूद थे। और वो एनवायरनमेंट ऐसी थी जो कि पेप्टाइड्स के बनने को फेवर करती थी। ठीक है, और वो एनवायरनमेंट जो है बेसिकली उसके अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ था। तो दूसरी बात यह है कि जो क्रिएशनिस्ट लोग हैं, आपने मुझे पता कि शायद कहीं किसी माइकल बीही वगैरह को तो नहीं देख लिया जाके, या किसी स्टीवन सी मायर को देख लिया हो, शायद कोई ऐसा हो सकता है। नहीं मैंने तो हाँ, तो अब उधर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उधर ये प्रॉब्लम है कि वो जानबूझ के जो कैटलिस्ट एनवायरनमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लाइफ का ओरिजिन और जो पेप्टाइड्स बनते हैं वो हमेशा एक कैटलिस्ट एनवायरनमेंट में बनते हैं। भाई सब्सटेंशिया निग्रा एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी और कोई ना आए। ठीक है, तो वो हमेशा एक ऐसी एनवायरनमेंट में बनते हैं जहां पे कैटलिस्ट होते हैं। कोई भी प्रोटीन हमेशा ऐसी एनवायरनमेंट में ही बनती है जहां पे प्रोटीन को कैटलाइज करने के लिए चीजें मौजूद होती हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन को कैटलाइज करवाया जाता है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट अर्ली प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो एनवायरनमेंट कैसी जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं वो हमें नहीं पता। तो एवोल्यूशन के खिलाफ हमेशा ये शो किया जाता है कि जैसे एक जगह पे सारे एलिमेंट्स पड़े थे और वो रैंडमली ज्वाइन उन्होंने होना था। देयर इज नथिंग रैंडम अबाउट एवोल्यूशन। ये बात बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन का यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ बिल्कुल रैंडम कंडीशंस में हुआ होगा कि उन एलिमेंट्स के और उन एटम्स के दरमियान या उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो गई होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि बिल्कुल ही ऐसे ही रैंडमली पड़े हुए थे। नहीं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, वो एक उनके लिए कोई कैटलिस्ट प्रोवाइडेड था, एक खास एनवायरनमेंट ऐसी थी जिसके अंदर लाइफ का ओरिजिन हो सकता था, तभी हुआ। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म कैसे रहे होंगे? मेरे ख्याल में जो शुरू की बिल्कुल लाइफ होगी वो तो ऐसी रही होगी कि शायद वो बिल्कुल ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के करीब थी, कि शायद शुरू की जो रेप्लिकेटिंग लाइफ थी वो ऐसी थी कि एक एनवायरनमेंट में एक कैटलिस्ट था, और वो कैटलिस्ट जो था वो एक खास किस्म के मॉलिक्यूल को बनने की इजाजत दे रहा था। वो मॉलिक्यूल डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, वो कोई सिंपल किस्म का पेप्टाइड हो सकता है। पेप्टाइड से मतलब प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन जो होती है, एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है, एक चेन बनती है, वो पेप्टाइड होती है। जब वो फोल्ड होती है तो उससे फंक्शनल प्रोटीन बनती है। फंक्शनल प्रोटीन से फिर आगे बाकी के सेल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। सब्सटेंशिया सर भी आ गए हैं। सर क्या हाल है, कैसे? हेलो गालिब, कैसे आप? जबरदस्त सर, सुनाए। सबसे पहले तो आपको जी कंग्रेचुलेशंस, 300 एपिसोड। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ऑफ कोर्स आपकी आवाज थोड़ी कम है। मैं नहीं, ठीक आ रही है, ठीक है। हाँ जी, आपकी तरफ से मसला है, मैं ठीक। मैं यही कह रहा था कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मैनी मोर टू कम। और आपकी जो स्ट्रगल है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 3.5 साल से यू हैव बीन अ टॉर्च बेयरर ऑफ रैशनैलिटी, नॉलेज। बहुत कुछ सीखा आपसे।
तो बहुत इसको शुक्रिया सर, कंटिन्यू करें हमने एंड आपसे सीखा सर। आई होप कि आपकी जो आगे जो लाइफ है इट हैज गॉट गुड थिंग्स इन स्टोर फॉर यू। तो सबसे पहले तो ये वेल विशेस एंड कंटिन्यू दिस वर्क, और पैनल में सभी लोगों को आदाब। आदाब जनाब, वेलकम आदाब। वेलकम। आदाब आपको भी। ठीक है सिपाही मोहम्मद, आपका क्वेश्चन का आंसर फिर हो गया? ठीक है, अच्छा, मैं बस एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, उसके बाद फिर लेट मी जस्ट लीव। एक चीज, आप बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, एमएचएस और गालिब भाई आपकी भी बहुत अच्छे से समझ आ गया ये बात। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ था। ये बात लेके आने का मकसद ये था कोई और इस ट्रैप में ना फंसे अगर इस तरह कोई चीज़ सामने आए तो। एक चैनल है यूट्यूब पे, डेव एक्सप्लेन, उसने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली एक क्रिएशनिस्ट है जेम्स टूअर के नाम से, तो आई गेस इसने नोबेल प्राइज जीता है या मुझे नहीं पता, बट वो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट है और सब कुछ। तो वो ये वाली चीज सामने लेकर, उसने ये चीज सामने लेकर आई कि जी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है वो सब कुछ। तो उसका आंसर जो डेव ने दिया है ना, वो ये है कि आप ये देखो कि आपको ये बात हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं लैब के अंदर के फैट्स जो आपका सेल वॉल है वो बन जाती है, आपके पास अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, बाकी कंपोनेंट्स बन जाते हैं। लेकिन आप ये कहते हो कि खुदा ने क्या किया है, आप कहते हो कि खुदा को अब आपको जरूरत इसलिए पड़ी है खुदा की कि बाकी सारी चीजें बन गई हैं, उस दर आके उसने बस इंडल्ज किया है। तो दिस डज नॉट मेक सेंस कि दो ऐसे जवाब हैं जिसका अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हमारे पास उसका आंसर नहीं है। जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ है और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, कि वो कैसे पहले क्या था या वो सब कुछ, तो उस पर अभी हम मतलब इट्स अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड, इसमें देखना पड़ेगा वो क्या कुछ है उसमें। तो उसके बाद पॉसिबिलिटी की उन्होंने जो बात की ना एमएचएस ने, इट इज वेरी एक्यूरेट। यही बात है कि अगर एक कमरे के अंदर 3 बच्चे हों और उन सबके डिफरेंट नाम है, मिसाल के तौर पे एक का नाम गालिब कर लें, एक का एमएचएस और एक का कोई तीसरे का कुछ नाम है, तो अब जो तीनों बच्चे हैं जिनका नाम ये है, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनकी, उन तीनों का ही एक ही कमरे में होने की? तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है। तो अब वहां से जो पॉसिबिलिटी बनती है, इसी तरह अब वही काम जो है वो यहाँ पे, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही काम आप जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसके लिए या प्रोटीन के बनने के लिए कर रहे हैं। तो दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट इज नॉट एट ऑल साइंटिफिक कि आप उसको प्रोबेबिलिस्टिक होकर देखना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट पे आके। अच्छा, बस यही कहना चाह रहा था, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है सिपाही मोहम्मद। सब्सटेंशिया सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा इसको देख रहा था, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने भी और आपने भी और एमएचएस ने। इसमें 2-3 बातें हैं, ऑफ कोर्स इन डिबेट से हम वाकिफ है कि जो प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशंस होती है इसकी कि जी एक जो प्रोटीन है उसके अंदर कैंडिडेट हर जगह पर एक अमीनो एसिड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकाल लेते हैं, जैसे एक टोटली रैंडम 1/20 और फिर उसको फिर एक्सपोनेंशियली कंप्यूट करते हैं और यहाँ से उनका आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्ड करता है क्रिएशनिस्ट का। तो इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आई वुड हाईली रेकमेंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट के लुकअप करें जैक शॉस्टैक के काम को। ठीक है, जो जैक शॉस्टैक है वो लीडिंग रिसर्चर है ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, उसकी किताब भी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से ही। और बाकी ये कि जो इनका जेम्स टूअर का नाम लिया, जेम्स टूअर जैक शॉस्टैक के नाम से घबराता है। ठीक है, तो क्योंकि वो एक्चुअल और जेम्स टूअर आई एम नॉट फेमिलियर, वो ही इज एक्चुअली अ केमिस्ट, आई एम नॉट फेमिलियर कि उसको किसी काम पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, बट जैक शॉस्टैक जो है इसको जो टेलोमियर्स की डिस्कवरी के ऊपर इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ। ठीक है, ये जैक शॉस्टैक वो आदमी है जिसने टेलोमियर्स को डिस्कवर किया था। ठीक है जी, तो उसके काम को लुकअप करें। बेसिक लेवल पर कॉन्सेप्ट समझना है तो वो आसान अल्फाज में कुछ यूं है कि इसमें बहुत लेवल्स पे गलतियां हैं इन प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले इस बात को ये समझें कि अगर ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग of amino acids, and of course जैसे एमएचएस भी बता रहे थे कि a protein is nothing but a string of amino acids, a sequence of amino acids, और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो कर्ल अप करती है प्रोटीन, उसका 3D स्ट्रक्चर जो है वो कर्ल अप करता है। और एट द एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, मगर जो प्रोटीन्स का जो 3D स्ट्रक्चर है वो बाय एंड लार्ज डिटरमिन करता है उसकी
फंक्शनैलिटी को वो किस रिएक्शन में एज एन एंजाइम के तौर पर एक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। एक तो पहली बात ये हो गई। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही सीक्वेंस हो। इम्पॉर्टेंट बात इस बात को समझने की है, बहुत सारे अगर बीच में वेरिएंट्स हों अमीनो एसिड्स के, उसका 3D स्ट्रक्चर फिर भी पार्शली फंक्शनल रहता है। तो ये कहना कि आपको एग्जैक्ट वही स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स चाहिए है और उसकी बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना, ये बिल्कुल गलत है। और इसको जैक शोस्टैक अपनी लैब में साबित कर चुका है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स को अगर आप बीच में से चेंज भी कर दें तो आपकी प्रोटीन की जो फंक्शनैलिटी है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है, सो देयरफॉर एक पर्टिकुलर चॉइस के ऊपर फोकस करना और उसकी बेसिस पर प्रोबेबिलिटीज निकाल के करना, क्योंकि ये भी हो जाए अगर वो प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट्स को हम सही भी समझ लें तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनैलिटी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ईदर दिस स्ट्रिंग इज गुड, ईदर दिस स्ट्रिंग इज गुड, ईदर दिस स्ट्रिंग इज गुड, और जब और की बात आती है तो प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी जो ऑफ गेटिंग ए फंक्शनल एडवांटेज, जो जिसकी बेसिस पर एवोल्यूशन ने आगे चलना है, वो ज्यादा हो जाती है रादर देन कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे फोकस करें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको फुली फंक्शनल चीज चाहिए भी नहीं है टू किक स्टार्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो रैंप अप करता है स्लोली, ग्रेजुअली, ठीक है। तो आपको जिस फॉर्म में आप आज देख रहे हैं उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, ये आपको किसने कह दिया कि इट्स एन ऑल और नन थिंग, कि यहाँ एग्जैक्टली ये 3D कोऑर्डिनेट्स होंगे तो काम होगा, फिर अदरवाइज होगा ही नहीं। ये एक कंटिन्यूअस चीज है, ठीक है। तो इस बात को भी समझे। इसी वजह से जो यानी कि जो स्ट्रक्चर दैट जस्ट डज द जॉब, ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो कि वो काम कर सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई। तीसरी बात यह है कि ये गालिब बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कहना कि वो ये 1/20 का मतलब होता है कि यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एप्स, जो कि हाइट ऑफ रैंडमनेस है। भाई ऑफ कोर्स वो आपकी जो मोलेकुलर लेवल पर जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से सिवियर लेवल की कंस्ट्रेंट्स हैं। नॉट एवरीथिंग इज इक्वली लाइकली। ये किसने कह दिया? यहाँ तो बेसिक मैथमेटिकल गलती है। यहाँ पे तो बेसिक वो 1/20 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि यू आर शूटिंग इन द डार्क और एवरीथिंग इज लाइकली टू कंबाइन विद एवरीथिंग, ठीक है, एंड इक्वली लाइकली टू कंबाइन विद एवरीथिंग। ऐसा तो है ही नहीं है। मोलेकुलर लेवल्स के ऊपर मल्टीपल काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं जो कि सख्त किस्म की कंस्ट्रेंट्स के तौर पे एक्ट कर रही होती, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं हमेशा रिपीट करता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको समझें कि वाई थ्रू सिलेक्शन जो आपको बहुत ही ज्यादा अनलाइकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लग रहे होते हैं, सिलेक्शन की वजह से वो लाइकली कैसे हो जाते हैं, ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाते हैं, ठीक है। गालिब मैं वो एग्जांपल रिपीट करूंगा टूर्नामेंट वाली, ठीक है, जल्दी से, और फिर हम आगे चलेंगे। तो उसमें आपको ये समझना है कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो मिसाल है एक ऐसे टूर्नामेंट की, मतलब अभी विंबलडन कंक्लूड किया, ठीक है। तो आपके कोई टूर्नामेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप एंटर होते हैं फर्स्ट करें ड्रॉज में, और फिर उसके बाद हर राउंड इज एन एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। जिस तरह मेरे ख्याल से विंबलडन में टू स्टार्ट विद आई थिंक आपके 256 प्लेयर्स होते हैं, तो एक राउंड के बाद 128 रह जाते हैं। वो जो हारता जाता है वो एलिमिनेट होता जाता है। फिर उसके बाद अगले राउंड पे 6 आपके 128 से बाद फिर 64, फिर 32, आहिस्ता आहिस्ता 16, फिर राउंड ऑफ 8 शुरू हो जाता है, क्वार्टर फाइनल्स का, फिर सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स। एग्जाम्पल इसकी बहुत ही जिसकी एक एजुकेशनल वैल्यू है, वो इस टूर्नामेंट की एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्ज करें कि मैच की बजाय आप कॉइन टॉस से फैसला करना आप, ठीक है। ये जो एडवांस करना है किसी मैच से, किसी स्टेज से आगे किसी प्लेयर ने, वो एक्चुअल मैच की बजाय कॉइन टॉस से फैसला होना है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा वो कौन शख्स होगा जो कि ये टूर्नामेंट जीतेगा। जाहिर बात है वही शख्स होगा जो 8 कंसेक्यूटिव टाइम्स टॉस जीता होगा,
ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि जी 1/2 की पावर 8, ठीक है, हाफ टाइम्स, तो वो काफी आपको कम प्रोबेबिलिटी लगेगी। लेकिन मामला क्या है कि जब आप ये टूर्नामेंट रखेंगे, यानी कि एलिमिनेशन रखेंगे, सिलेक्शन और एलिमिनेशन, फिल्ट्रेशन बीच में हो रही है ऑटोमेटिकली, तो आपको पता है कि जो भी जीतेगा वो वही होगा जो 8 दफा टॉस जीता होगा। तो जब आपका ये कंपटीशन सेट होता है ना, तो आपको एक चीज जो बड़ी अनलाइकली लग रही होती है, दैट इज गारंटीड टू हैपन। नॉट ओनली दैट, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो बात यहाँ पर मैंने रोक दी थी, लेकिन फिर उसके बाद इसको फर्दर एनालाइज करें इस एग्जांपल को, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ना सिर्फ ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट आपके पास एक शख्स ऐसा होगा जो 8 कंसेक्यूटिव टॉसेस जीता होगा, लेकिन आपके पास 2 शख्स ऐसे होंगे जो एटलीस्ट 7 टॉसेस कंसेक्यूटिवली जीते, क्योंकि 2 शख्स फाइनल तक पहुंचे, ठीक है। आपके पास चार प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कम से कम 6 टॉसेस कंसेक्यूटिवली जीते हैं। यानी जब आपने टूर्नामेंट सेटअप किया है, नॉट ओनली दैट कि आपके पास एक हाईली अनलाइकली इवेंट गारंटीड हो गया है, मगर आपके पास मल्टीपल लेवल्स ऑफ अनलाइकली इवेंट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यानी जैसे मैंने बताया कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 टॉसेस कंसेक्यूटिवली जीते। तो इस बात को समझें। अब इसको जोड़ते इस तरीके से हैं क्योंकि बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन इज एक्चुअली अ टूर्नामेंट, इज एक्चुअली नो डिफरेंट फ्रॉम अ टूर्नामेंट, क्योंकि उसमें चीजें आपस में कंपीट कर रही हैं और एलिमिनेट हो रही हैं, और जो जीत रहे हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। आपका आखिरी सवाल ये होगा कि अच्छा, ऑर्गेनिजम्स के लेवल पर तो ये बात सेंस करती है कि उनके दरमियान कंपटीशन हो रहा है, मोलेक्युलर लेवल पे इसका क्या मतलब है? ठीक है, हम आरएनए लेवल की बात कर रहे हैं, हम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, और सर अमीनो एसिड्स और मोलेकुलर लेवल पे बाइनरी और टर्शरी टाइप की ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ऑप्शन है ही ऐसी हैं, टोटली है ही ऐसी हैं, क्योंकि एक खास किस्म की केमिस्ट्री है जो कि अलाउ होती है, बाकी की तो होती नहीं। अच्छा, बिल्कुल, इसमें इट इज जस्ट सिंपल चेंज ऑफ वर्ड जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट इसको कहते हैं सिलेक्शन बेस्ड ऑन परसिस्टेंस, ठीक है। परसिस्टेंस इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर सर्वाइवल एट द मोलेकुलर लेवल। आपके कुछ मोलेकुलर स्ट्रक्चर हैं जो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, और वो डिके कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ज्यादा देर तक परसिस्ट करते हैं। तो उधर जो सर्वाइवल के कोरिस्पॉन्डिंग जो टर्म है, दैट इज जस्ट रिफर्ड टू एज परसिस्टेंस। मुझे कोई मसला नहीं है, आप परसिस्टेंस इस्तेमाल करें, सर्वाइवल इस्तेमाल करें, मगर टेक्निकली दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन बेस्ड ऑन परसिस्टेंस। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि आरएनए जो है ना, वो चूंकि सिंगल स्ट्रैंड है, इज एक्चुअली रिलेटिवली लेस स्टेबल। डीएनए उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है डबल स्ट्रैंड होने की वजह से। वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन पॉइंट ये है कि सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस मोलेकुलर एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, जन्म देती है, और इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अभी 2021 का पेपर था जिसमें आरएनए की डिफरेंट बेसिस, ये जो आपकी ये वाली जो स्टैंडर्ड है 4, उनकी बेसिस पर नहीं, कुछ और प्रोटो बेसिस की बेसिस पर उन्होंने सिंथेसाइज करके पेप्टाइड चेन पूरी ग्रो करके दिखाई थी। मई 2021 का पेपर है ये, आप अगर गूगल कर ले, मुझे उसका एग्जैक्ट टाइटल तो याद नहीं है, लेकिन आप डेट मुझे उसकी याद है। आप आरएनए और आरएनए वर्ल्ड मई 2021 करके सर्च करेंगे, आपको पेपर मिल जाएगा। तो वो भी दिखा चुके हुए हैं। अमीनो एसिड तो आज से बहुत साल पहले दिखा चुके हुए हैं। तो खैर, हम कंक्लूड करते हैं। चलें सिपाही मोहम्मद, हम आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आपसे करेंगे बात। ओके जी, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।